भूस्खलन का मतलब क्या होता है? भूस्खलन का मतलब कि जब भूमि का कटाव होता है। क्या? भूमि का कटाव मतलब कि कैसे पहाड़ी क्षेत्रों में देखोगे कि रोड के किनारे किस तरह से पहाड़ी से ऊपर उठा हुआ है, और फिर बाद में क्या होता है कि जब भूस्खलन मतलब कि मिट्टी के कुछ कटाव होता है और पूरा ढह करके क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है, तो इसी को भूस्खलन बोला जाता है। और ये भूस्खलन की जो प्रक्रिया ये पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। इसके बाद है भूकंप का प्रभाव, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना। मतलब कि जब भूकंप आएगा तो धरातल क्या हो जाता है, एक तरफ झुक जाता है। हिमस्खलन, हिमस्खलन मतलब कि जिस तरह से भूस्खलन होता है उसी तरह से हिमस्खलन मतलब कि बर्फ क्या होता है, ढह के नीचे गिरने लगता है। धरातलीय विस्थापन, बांध और तटबंध के टूटने से बाढ़, मतलब कि बांध और जो तटबंध है ये टूट जाता है भूकंप के कारण, तो बाढ़ आ जाता है। आग लगना, मतलब कि भूकंप जब आएगा तो भूकंप के कारण क्या हो सकता है, आग भी लग सकता है। इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना। अब भूकंप आएगा तो इमारत यानी कि जो मकान है वो भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, उसका जो ढांचा है वो ध्वस्त हो जाता है। वस्तुओं का गिरना और सुनामी, भूकंप के कारण ही सुनामी भी आता है। और ये सारा चीज हम लोग पढ़े थे। अब देखोगे भूकंप की आवृत्ति। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, ये सभी लोगों को मालूम है, किन लोगों को मालूम नहीं है? भूकंप कैसी आपदा है? प्राकृतिक आपदा, मतलब कि भूकंप जो है ये मानव नहीं ला सकता है ना, लाएगा कैसे लेके आएगा, मगर मानव भूकंप लाएगा तो कैसे ला सकता है? परमाणु बम का विस्फोट करा के उसका परीक्षण करेगा तो भी भूकंप जैसा एहसास हो जाएगा, अलग अगल बगल के देश जो है हिल जाएंगे। तीव्र भूकंप के झटकों से जान और धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। मतलब जब तीव्र भूकंप आता है तो बहुत जन धन की क्या होता है, हानि होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं। मतलब कि सभी जगहों पर भूकंप नहीं आता है उतना तेजी से। केवल वही क्षेत्र जो भ्रंश के समीप है ऐसे तीव्र झटके महसूस करते हैं। हम ज्वालामुखी और भूकंप के वितरण का वर्णन अगले चैप्टर में करेंगे, मतलब कि अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रायः यह देखा गया है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्र वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत कम होती है। मतलब कि 8 से अधिक जो बोला जाए वो भूकंप नहीं आता है, जो 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं। जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं। मतलब कोई ऐसा मिनट नहीं है जिस मिनट में पृथ्वी के किसी न किसी भाग में भूकंप न आए। मतलब कि पृथ्वी के किसी न किसी क्षेत्र में हर एक मिनट में क्या होता है, भूकंप आते रहता है। अब ये पढ़े तो मालूम चला ना, अगर नहीं पढ़ता और लोग कोई कहता कि पृथ्वी पर हर मिनट में भूकंप आते रहता है तो मानते? किसी से जाके कहोगे जब बात अभी कहीं भूकंप आई लो तो मानेगा? नहीं मानेगा। लेकिन पृथ्वी के कोई ना कोई भाग में हर मिनट में क्या होता है, भूकंप आते रहता है। अब देखोगे पृथ्वी की संरचना, कि पृथ्वी की संरचना जो है वो कैसी हुआ करती है। पृथ्वी जो है यह ठोस पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है जो भूपर्पटी है। तो भूपर्पटी जो है जिसको क्रस्ट बोलते हैं, ये पृथ्वी का क्या है, सबसे बाहरी भाग और सबसे कठोर है, ठोस रूप में होता है। यह बहुत भंगुर भाग है जिसमें जल्दी टूट जाने की प्रवृत्ति होती है। मतलब कि यह जो भाग है क्रस्ट, ये क्या हो जाता है, बहुत जल्दी टूट जाती है, भंगुर होती है। भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों और महासागरों के नींव मतलब नीचे अलग अलग है। महासागरों में भूपर्पटी की मोटाई महाद्वीपों की तुलना में कम है। मतलब कि महाद्वीप की जो भूमि होता है उसका ज्यादा मोटाई होता है। महासागरों के नीचे की
औसत मोटाई 5 किलोमीटर है, जबकि महाद्वीप के नीचे यह 30 किलोमीटर तक होती है। कितना? 30 किलोमीटर तक महाद्वीप के अंदर होता है और महासागर में मात्र 5 किलोमीटर तक की मोटाई होता है। मुख्य पर्वतीय श्रृंखलाओं के क्षेत्र में यह मोटाई और भी अधिक है। हिमालय पर्वत श्रेणियों के नीचे भूपर्पटी की मोटाई लगभग 70 किलोमीटर तक है। कितना? 70 किलोमीटर तक मोटाई पाया जाएगा। तो ये रहा क्रस्ट की जानकारी। इसके बाद क्रस्ट के बाद आता है दूसरा परत के रूप में मेंटल आता है। क्या? जिसको सिंपल रूप में मेटल बोला जाता है। नहीं तो भूगर्भ में पर्पटी के नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह मोह असांतत्य यानी डिसकंटिन्यूटी से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कितना किलोमीटर? 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मतलब सोचो पृथ्वी उतना नीचे गहरा है। मेटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दुर्बलता मंडल। एस्थेनो शब्द का अर्थ दुर्बलता से है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक आंका गया है। ज्वालामुखी उद्गार के दौरान जो लावा धरातल पर पहुंचता है उसका मुख्य स्रोत यही है। भूपर्पटी एवं मेटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। मतलब ये स्थल मंडल की जो मोटाई हो कितना होता है? 10 से लेकर के 200 किलोमीटर के बीच होता है। निचले मेटल का विस्तार दुर्बलता मंडल के समाप्त हो जाने के बाद तक है। यह ठोस अवस्था में है। किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तीसरा है क्रोड। देखिए पृथ्वी की संरचना 3 भागों में बटा है। एक क्रस्ट, दूसरा मेटल और तीसरा कोर यानी कि क्रोड। अब ये क्रोड परत क्या है इसको जानो। जैसा कि पहले ही इंगित किया जा चुका है कि भूकंपीय तरंगों के वेग ने पृथ्वी के क्रोड को समझने में सहायता की है। क्रोड और मेटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। कितना? 2900 किलोमीटर, मीटर नहीं, 2900 किलोमीटर की गहराई पर है। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस अवस्था में। मतलब कि जो बाहरी क्रोड अवस्था है ये तरल अवस्था में रहता है और आंतरिक जो क्रोड अवस्था है वो ठोस अवस्था में। क्रोड भारी पदार्थों मुख्यतः निकिल लोहे का बना है। इसे नीफे परत के नाम से भी जाना जाता है। मतलब कि जो क्रोड परत है इसको निकिल परत वो क्या बोला जाता है? नीफे परत से भी जाना जाता है। इसके बाद है ज्वालामुखी और निर्मित स्थल मंडल। ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से कौन कौन सा स्थल मंडल है जो बना है इसको जानोगे। आपने अनेक बार ज्वालामुखी के चित्र देखे होंगे। ज्वालामुखी के चित्र देखा है लोग ना, जिसमें से लावा निकलता है फूट करके पहाड़ी क्षेत्र में। तो ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। यदि यह पदार्थ कुछ समय पहले ही बाहर आया हो या अभी निकल रहा हो तो वह ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी कहलाता है। तरल चट्टानी पदार्थ दुर्बलता मंडल से निकलकर धरातल पर पहुंचता है। जब तक यह पदार्थ मेटल के ऊपर
मतलब ऊपरी भाग में है, यह मैग्मा कहलाता है। मतलब जब तक ये धरातल पर नहीं आया है, मेटल के ऊपरी भाग में है, तो इसको क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। जब यह भूपटल के ऊपर या धरातल पर पहुंचता है तो लावा कहा जाता है। वह पदार्थ जो धरातल पर पहुंचता है उसमें लावा प्रवाह, लावा के जमे हुए टुकड़ों का मलबा, ज्वालामुखी बम, राख, धूलकण गैसें जैसे नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक और कुछ मात्रा में क्लोरीन, हाइड्रोजन और आर्गन शामिल होते हैं। ज्वालामुखी उद्गार की प्रवृत्ति और धरातल पर विकसित आकृतियों के आकार पर ज्वालामुखी को वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि इसके आकार, प्रकार और धरातल पर विकसित होने के आधार पर इसको वर्गीकृत किया जाता है। मतलब कि अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। कुछ मुख्य ज्वालामुखी निम्न प्रकार की हैं। मतलब कि ज्वालामुखियों के भी जो प्रकार होता है उस प्रकार को सुनेंगे कौन कौन से प्रकार होता है। तो इस प्रकार को ना कल पढ़ोगे तो सब किसी को समझ में आएगा। ज्वालामुखी के प्रकार कौन कौन है? सील्ड ज्वालामुखी, मिश्रित ज्वालामुखी, ज्वालामुखी कुंड, बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र और फिर मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी। ये जो है ज्वालामुखी के प्रकार है। फिर ज्वालामुखी स्थलाकृतियाँ, इसका स्थलाकृतियाँ कैसे कैसे होता है।